This is the second part of the D and Block element. Um, Variation in atomic and ionic size of transition metal. अब हम देखेंगे कि एटॉमिक और आयनिक साइज़ में किस तरीके से वेरिएशन देखने को मिलता है ट्रांजिशन मेटल के। तो इन जनरल आयन जिनका सेम चार्ज होता है, एक गिवन सीरीज़ के अंदर एक प्रोग्रेसिव डिक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। दैट मीन्स अगर हम लेफ़्ट टू राइट देखें तो रेडियस में क्या होता है, डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे रेडियस डिक्रीज़ होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि नए इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर एंटर करते हैं। हर एक टाइम ईच टाइम न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बाय यूनिटी इंक्रीज़ होता है। शेल इंक्रीज़ नहीं होती है, जो शेल होती है वो वही रहती है और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बाय यूनिटी इंक्रीज़ होता रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो एक तरीके से न्यूक्लियर चार्ज है वो प्रीडोमिनेट करेगा। अभी आगे देखते हैं हम। तो इट मे बी रिकॉल दैट जो शील्डिंग इफेक्ट है डी इलेक्ट्रॉन की वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। व्हाट इज़ शील्डिंग इफेक्ट? तो शील्डिंग इफेक्ट होती है एक तरीके से शील्ड मतलब बचाना। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को बचाते हैं। किससे बचाते हैं? न्यूक्लियस के इफेक्ट से। कि अगर न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर के इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है उस वजह से क्या होता है, रेडियस छोटी होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है दोनों पर अपोजिट चार्ज होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाहर के इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव है। तो इन दोनों में जब अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से अगर इनर इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को नहीं बचा पाए, दैट मीन न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, वो अपनी तरफ खींचेंगे इलेक्ट्रॉन को, उस वजह से जो रेडियस होती है वो डिक्रीज़ होती है। तो डी ऑर्बिटल की जो शील्डिंग इफेक्ट, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इसी वजह से नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का वो इंक्रीज़ होता है और आयनिक रेडियस क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। सेम ट्रेंड ऑब्जर्व होता है एटॉमिक रेडियाई में इन ए गिवन सीरीज़। हाउएवर हालांकि कुछ वेरिएशन भी देखने को मिलते हैं सीरीज़ के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो एटॉमिक साइज़ में देखने को मिलता है वो होता है कि atomic size of one series are compared with those of the corresponding element in other series। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इमर्ज होता है जब एटॉमिक साइज़ एक सीरीज़ का कंपेयर किया जाता है करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जो कि अदर सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, कर्व इन फिगर 8.3 शो एन इंक्रीज फ्रॉम द फर्स्ट 3 to 2 अगर हम सीरीज़ की बात करें, अगर हम जैसे अब हम 3D की बात करें, 4D की बात करें, फिर देन 5D की बात करें, तो थोड़ा बहुत हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम विद इन द सीरीज़ देखते हैं, लेफ़्ट टू राइट देखते हैं तो डिक्रीमेंट होता है, लेकिन 3D 4D 5D के कंपैरिजन में देखते हैं एलिमेंट का तो इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जो रेडियाई है थर्ड, दैट मीन्स 5D सीरीज़ की, 3D 4D एंड 5D, तो जो 5D सीरीज़ है हमारी वो थर्ड सीरीज़ है। फर्स्ट क्या हो गई 3D एंड सेकंड क्या हो गई 4D सीरीज़, और 5D सीरीज़ क्या हो गई हमारी थर्ड सीरीज़ हो गई। तो जो रेडियस होती है थर्ड सीरीज़ की वो वर्चुअली सेम होती है एज दोज ऑफ करॉस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ द सेकेंड सीरीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 5D सीरीज़ और 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो रेडियस का एक वो जो रेडियाई का रेडियस होती है वो एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा मेल रखती है, मतलब रेडियस काफ़ी हद तक सेम होती है। ये जो फिनोमिना है ये एसोसिएट है विद द इंटरवेंशन ऑफ द 4f ऑर्बिटल विच मस्ट बी फिल्ड बिफोर 5D सीरीज ऑफ द एलिमेंट बिगिन। जब 5D सीरीज स्टार्ट होती है, हमने 3D में देखा यहाँ पर हमारा f ऑर्बिटल नहीं आया था, लेकिन जब हम बात करते हैं 4D सीरीज, जब हम बात करते हैं 5D सीरीज़ की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 4f ऑर्बिटल। ठीक है, 4f ऑर्बिटल हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 5D सीरीज़ से। तो जब 4f ऑर्बिटल आ जाता है तो 4f ऑर्बिटल f ऑर्बिटल की शील्डिंग और भी कम होती है। फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिफोर 5D ऑर्बिटल रिजल्ट इन रेगुलर डिक्रीज इन। इसकी वजह से क्या होता है, f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की वजह से रेडियस में जो डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, रेडियस क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, और इसी वजह से क्या बोलते हैं हम, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन कहते हैं। तो लेंथेनॉइड किस वजह से हो रही है, 4f ऑर्बिटल के भरने की वजह से। ठीक है, 5D सीरीज़ के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, 4f ऑर्बिटल देखने को मिलता है। जब इसकी अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है उसकी वजह से क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन एसेंशियली कंपेंसेट करता है फॉर द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो होना क्या चाहिए था, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन होता क्या है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेट रिजल्ट लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का ये होता है कि जो सेकंड और थर्ड डी सीरीज़ होती है वो एग्जिबिट करते हैं सिमिलर रेडियाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिरकोनियम और हाफनियम
I think I forgot to highlight this line, but you must kept in your mind that जो zirconium और hafnium की क्या होती है, बहुत ही important है. I mean I have seen a lot of question based on this point, so you must recall in your mind. Zirconium and hafnium की क्या होती है, थर्ड सिमिलर रेडियाई होती है, और ये बहुत ज़्यादा सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं, मच मोर देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअल फैमिली रिलेशनशिप. अब बात करते हैं फैक्टर क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए responsible है. Factor responsible for lanthanide contraction is somewhat similar to that observed in an ordinary transition series and it attributed similar cause. जैसे हमने पहले transition series में देखा था, उसी तरीके से ऐसे lanthanide contraction होता है कि वहाँ पे d ऑर्बिटल की वजह से, d इलेक्ट्रॉन की वजह से imperfect shielding हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, f इलेक्ट्रॉन होगा. तो imperfect shielding किसकी, one electron by another in the same set of orbital. However, हालांकि shielding of one f electron by another is less than one d electron. ये आपको पता ही होगा, ऑर्गेनिक में पीरियडिक में पढ़ा होगा आपने कि जो एफ इलेक्ट्रॉन की होती है शील्डिंग इफेक्ट वो कम होती है देन डी की कम होती है पी से, फिर देन पी की कम होती है एस से. तो शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा कौन शो करता है, एस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, और सबसे कम कौन दिखाते हैं, 4f इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं. तो क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सेम सेट ऑफ ऑर्बिटल. सेम सेट के ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से कितना बचा रही होती है, शील्डिंग. तो शील्डिंग ऑफ वन एफ इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इज लेस देन, ये हो गया. जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है लॉन्ग द सीरीज. देयर इज फेयरली डिक्रीमेंट इन रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ द एंटायर 4f ऑर्बिटल. तो यहाँ पे हम 4f ऑर्बिटल, देयर इज़ अ रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ एंटायर 4f ऑर्बिटल. तो ये बात है हमारी शील्डिंग की. जो मेटालिक रेडियस में डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, कपल्ड विद द इंक्रीज इन एटॉमिक मास रिजल्टेड इन जनरल इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट. एक तो मेटालिक रेडियस क्या हो रही है, छोटी हो रही है, और जो मास है, एटॉमिक मास है, वो इंक्रीज़ हो रहा है. तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम कम और मास ज़्यादा. तो उसका जो नेट इफेक्ट होगा उससे क्या होगा, डेंसिटी एलिमेंट की इंक्रीज़ हो जाती है. इसी वजह से टाइटेनियम से कॉपर तक जाने पर हमें डेंसिटी क्या देखने को मिलती है, इंक्रीमेंट देखने को मिलता है. अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखा रखी है फर्स्ट सीरीज़ की. तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर है एंड देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज़ होती है. जिंक की कम है 126, ठीक है, ये जिंक की कम हो जाती है. तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड 281 मैग्नीज़ का भी आप एक्सेप्शनल केस देख सकते हैं. अगर हम एक ट्रेंड बनाएं तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो रही है, अलॉन्ग द सीरीज़ जाने पर लेफ़्ट टू राइट ये इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है. लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मैग्नीज़ है और हमारा जिंक है, ठीक है. फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी है. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, 631, 656, 650, 653, 717, ये इंक्रीज़ हो रही है ना. और सेम उसी तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये आप खुद से करिए कि कैसे कंपैरिजन है. जैसे मैग्नीज़ में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि किसका डेल्टा H2 और डेल्टा H1 किसके कंपैरिजन में कम और ज़्यादा होगा, है ना. तो मैग्नीज़ और जिंक कॉपर का ध्यान रखें, इनमें कुछ थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लेकर के इनका जो डेल्टा H है वो पूछ लिया जाता है. फिर उसके बाद मेटालिक रेडियाई है, वो क्या हो रही है, 164, 147, 135. लेफ़्ट टू राइट जाने पर आप देखेंगे कि मैग्नीज़ के 137 है, क्रोमियम के 129, जैसे पहले भी बताया था. लेफ़्ट टू राइट जाने पर मेटालिक रेडियाई क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है. लेकिन इनके भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे लास्ट वाले के देखें आप 125, 128, 125. तो कॉपर, निकल और कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर एग्जिबिट सिमिलर रेडियाई ऑलमोस्ट, ठीक है. ओके, 125, 128 एंड देन 137 फॉर जिंक की थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है. फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात करें तो ये निगेटिव में क्या हो रहा है, निगेटिव में डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, निगेटिव में डिक्रीज़ हो रहा है. इसका एक एक्सेप्शन है, वो है कॉपर हमारा रिडक्शन पोटेंशियल कैसा दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है. रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का पॉजिटिव होता है. इसका मतलब क्या होता है कि एक जो एक्चुअली में होता है मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीडाइज होने की, ना कि रिड्यूस होने की. लेकिन कॉपर क्या है, इसका एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है. अगर आप दूसरे मेटल्स की बात करेंगे,
कोई भी मेटल ले लें आप, तो जनरली उनका क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव का मतलब ये है कि वो रिड्यूस नहीं होना चाहते, बल्कि उनके अंदर टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। फिर डेंसिटी है, डेंसिटी का हमने देखा कि ये इंक्रीज़ हो रही है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दिखाते हैं, क्योंकि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से स्ट्रांग इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन होता है, इसी वजह से स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, और कंसिक्वेंटली एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है आयनाइजेशन एंथैल्पी में जब हम बात करते हैं सीरीज़ के सीरीज़ में। ठीक है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, अभी हमने ऊपर भी देखा था, न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, which accompanies the filling of the inner d orbital. Table 8.2 give the value of the first three ionization enthalpy of the first series of the transition metal. These values show that successive enthalpy of these elements do not increase as steeply as in case of non-transition element. The variation in ionization enthalpy along a series of transition element is much less in comparison to the variation along a period of non-transition. तो ये जो वैल्यू आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी की देखी, सक्सेसिव एंथैल्पी इन एलिमेंट्स की, तो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट देखा, लेकिन ये इंक्रीमेंट किस तरीके का था, क्या ये स्टीपली था, दैट मीन्स क्या ये सडन था, बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, नहीं, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। अगर हम बात करें नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो उनके अंदर क्या होता है, जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक ट्रेंड देखते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है कि एक एलिमेंट की इतनी है तो दूसरे एलिमेंट की उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पे हमें सडन चेंज देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल की, तो यहाँ पे हमें स्टीपली इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता है एज इन द केस ऑफ नॉन ट्रांजिशन। यहाँ पे एक कंपैरिजन करके बताया गया है। वेरिएशन जो होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का सीरीज़ के अलॉन्ग वो बहुत ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू वेरिएशन अलॉन्ग अ पीरियड ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन इनमें इतना वेरिएशन नहीं होता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन जनरल इंक्रीज होता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है इंक्रीमेंट का सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का फॉर सक्सेसिव एलिमेंट वो बहुत ज़्यादा हायर होता है अलॉन्ग अ सीरीज़। ठीक है, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी और भी ज़्यादा होती है। इरेगुलर ट्रेंड जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में देखने को मिलते हैं 3D सीरीज़ के, वो हालांकि लिटिल केमिकल सिग्निफिकेंस है उसकी, लेकिन उसको अकाउंट किया जा सकता है ये बात कंसिडर करके कि जो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके जो 4s और 3D ऑर्बिटल की जो रिलेटिव एनर्जी होती है उसको अल्टर हो जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है उसकी वजह से बाकी इलेक्ट्रॉन पर बाकी जो डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये बात कहने की जो इरेगुलर ट्रेंड हमने देखने को मिले हैं। जैसे मैं बात करती हूँ अगर मैग्नीज D5 4s2 की, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला उसने दे दिया, मैंने दूसरा निकाला उसने दे दिया, क्योंकि D5 दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मैग्नीज Mn+2 में D5 कन्फिगरेशन अटेन कर लेता है। लेकिन अगर मैं उसके थर्ड इलेक्ट्रॉन को भी निकाल लूँ जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो जब मैं उसके एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने से जो एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी ऑल्टर हो जाती है, तो इसी वजह से ये इरेगुलर ट्रेंड देखने को मिलते हैं। आपने पहले पढ़ा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट आयंस फॉर्म करते हैं, NS इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं बिफोर N-1 डी इलेक्ट्रॉन। एज वी मूव अलॉन्ग द पीरियड इन द थर्ड सीरीज वी सी दैट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं टू द इनर ऑर्बिटल दैट इज 3D ऑर्बिटल। तो ये कह रहे हैं कि जैसे हम सीरीज़ में मूव करते हैं इन द 3D सीरीज़, हम देखते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ऐड हो रहा है, इनर सब शेल में ऐड हो रहा है, 3D ऑर्बिटल में ऐड हो रहे हैं। 3D इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं 4s इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज समवट मोर इफेक्टिवली दैन दी आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कैन शील्ड वन अनदर। तो ये कह रहे हैं कि जो 3D इलेक्ट्रॉन है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, वो शील्ड करते हैं 4s इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज somewhat more effectively than the outer shell electron can shield one another। ठीक है, therefore atomic radius decreases less rapidly। इसी वजह से जो atomic radii है वो धीरे धीरे
डिक्रीज़ होती है। 3D इलेक्ट्रॉन शील्ड कहते हैं 4s इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर के चार्ज से समवट मोर इफेक्टिवली, ज़्यादा इफेक्टिवली देन दी आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे को कर सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से एटॉमिक रेडियस धीरे धीरे डिक्रीज़ होती है, क्योंकि 3D इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं 4s इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर के चार्ज से। इसी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होते हैं, इंक्रीज़ होती है ओनली स्लाइटली अलोंग दी 3D सीरीज़। Doubly or more highly charged ion have DN configuration with no 4s electron. एक general trend increasing value का second ionization enthalpy is expected as the effective nuclear charge increase, because 1d electron does not shield another electron from the influence of nuclear charge, because d orbital differ in direction. तो ये जो पैराग्राफ है ये कह रहे हैं कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है उसमें हम देखते हैं कि इंक्रीज़ होती है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये ट्रेंड जो है इंक्रीमेंट का सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में, ये इस वजह से होता है, फिर इज़ एक्सपेक्टेड एज, क्योंकि जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ होता है, और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, इसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ होती है। अब ये जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, ये क्यों होता है, क्योंकि जो 1d इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि d ऑर्बिटल डायरेक्शन में डिफ़र करता है। जैसे आपने d ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा होगा, ये ओरिएंटेशन बेस्ड होता है, आई मीन dxy dy z dz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट हुआ रहता है। तो ये जो डी इलेक्ट्रॉन हैं आपस में एक दूसरे को शील्ड नहीं कर पाते हैं न्यूक्लियर चार्ज के इन्फ्लुएंस से, इसी वजह से रेडियस डिक्रीज़ हो जाती है, और जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज़ होता है, और कंसिक्वेंटली सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, हाउ एवर ट्रेंड जो होता है स्टेडी इंक्रीज़ का सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में वो ब्रेक हो जाता है। मैंने पहले भी बताया, मैग्नीज़ है, Fe+3 है, क्योंकि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या देखने को मिलता है, स्टेबल कन्फिगरेशन देखने को मिलता है। दोनों ही केस में D5 कन्फिगरेशन होता है। सिमिलर ब्रेक अकर होता है क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में इन द लेटर, मतलब और बाकी ट्रांजिशन सीरीज़ में देखें हम, दूसरी सीरीज़ के अंदर भी कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जहाँ पर यहाँ पर ब्रेक देखने को मिलता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएशन इन आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये समझ में आया ना, Mn+2 ऑफ Fa+3 में क्यों ब्रेक देखने को, मतलब मैग्नीज़ में जब अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि मैग्नीज़ के अंदर D5 कन्फिगरेशन आने वाला को तो वो आसानी से दे देगा। और सेम केस है Fe+3 का, जिसके अंदर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखकर कह सकते हैं। इंटरप्रिटेशन वेरिएशन का आयनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन DN का इस तरीके से है। 3 टर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी आर अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। 3 टर्म्स रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। वो कौन कौन सी है, अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ, रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, व्हाट आर दी factor which are responsible for the ionization enthalpy? These are attraction of the each electron towards nucleus, and the second one is the repulsion between the electron, and the third one is the exchange energy. What is exchange energy? Exchange energy is responsible for the stabilization of energy state. ठीक है, एनर्जी अगर एक्सचेंज एनर्जी होती है तो उसको वजह से क्या होता है, एनर्जी स्टेट के अंदर स्टेबलाइजेशन आता है। एक्सचेंज एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल होती है टोटल नंबर जितने भी पॉसिबल पेयर बन सकते हैं पैरेलल स्पिन की डीजेनरेट ऑर्बिट। बहुत कॉम्प्लिकेट सी लाइन लिखी है, आप सिंपल टर्म में देखिए एक्सचेंज एनर्जी होती क्या है। जैसे अगर हम बात करें D5 ऑर्बिटल की, तो D5 ऑर्बिटल के अंदर D5 आई मीन टू से D ऑर्बिटल के अंदर D5 कन्फिग्रेशन है। तो D5 कन्फिग्रेशन है, दैट मीन्स सारे के सारे पैरेलल स्पिन है, और अब इनके अंदर क्या है, जो ये इलेक्ट्रॉन है आपस में एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपस में पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। दैट मीन जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है उससे आगे उनसे पोजीशन चेंज कर सकता है। फिर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो आगे वाले 3 से कर सकता है एक्सचेंज पोजीशन। फिर जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो आगे के 2 से, सेम उसी तरीके से चलता रहता है। तो ये एक्सचेंज एनर्जी क्या कराती है,
स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराती है एनर्जी स्टेट को जब काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं एक सेट डिजेनरेट ऑर्बिटल्स का। So, when several electrons occupy a set of degenerate orbital, lowest energy state corresponds to the maximum possible extent of single occupation of orbital and parallel spin. लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी। अगर एक्सचेंज एनर्जी में लॉस हो रहा है तो उससे क्या होती है, स्टेबिलिटी में इंक्रीमेंट आता है। एज द स्टेबिलिटी इंक्रीजेज आयनेशन एंथैल्पी बिकम मोर डिफ़िकल्ट। और स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, आयनेशन और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसका एक बहुत ज़्यादा आगे दे रखा है, सॉरी, देर इज़ नो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एट D6 कन्फिग्रेशन। देर इज़ नो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एट D6 कन्फिग्रेशन। इसका क्या मतलब है, तो D6 कन्फिग्रेशन में अगर आप देखें मैग्नीज प्लस में, मैग्नीज प्लस वन आयन में, तो 3D5 4s1 कन्फिग्रेशन होता है। और कन्फिग्रेशन क्रोमियम प्लस का क्या होता है, D5 होता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीज प्लस की कम होती है देन क्रोमियम प्लस। इन द सेम वे Fe+2 का D6 कन्फिग्रेशन होता है और Mn+2 का क्या होता है, D5 कन्फिग्रेशन होता है। इसी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी Fe+2 की कम होती है देन Mn+2। इन अनदर वर्ड्स वी कैन से दैट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe इज़ लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीज। मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेट सा लग रहा होगा भी सुनने में, तो एक सिंपल टर्म्स है कि लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो आयनेशन एंथैल्पी क्या, आयनेशन क्या हो जाए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो जब एक्सचेंज एनर्जी, व्हाट इज़ एक्सचेंज एनर्जी, सबसे पहली बात तो जब इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से पोजीशन चेंज करते हैं, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगी तो दैट मीन्स स्टेबिलिटी आएगी तो आयनेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, आयनेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, D6 कन्फिग्रेशन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होता है, क्योंकि D6 आप बनाकर देंगे तो D5 होगा और एक ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, एक ऐसा ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर जो मैग्नीज +1 है उसका 3D5 4s1 कन्फिग्रेशन है, दैट मीन्स D6 कन्फिग्रेशन है। और जो कन्फिग्रेशन है क्रोमियम +1 का, उसका भी कन्फिग्रेशन क्या है, D5 है। इसी वजह से आयनेशन एंथैल्पी मैग्नीज +1 की कम है देन क्रोमियम +1। मैग्नीज प्लस में क्या है, 3D5 4s1 है, और अगर इसने मैग्नीज प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, दैट मीन्स एस से अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होगा एक्सचेंज एनर्जी का। मतलब जो पहले नंबर ऑफ एक्सचेंज थे 3D5 के अंदर, आप एक्सचेंज करके देखना, जो पहले एक्सचेंज थे वो बाद में भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे आफ्टर लॉसिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी वजह से जब कोई भी मैग्नीज +1 में इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद कोई भी एक्सचेंज एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं हो रहा होगा, इसी वजह से उसका क्या हो जाएगा, आयनेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी देन क्रोमियम +1। सेम उसी तरीके से आप Fe+2 में देखेंगे, जिसका D6 कन्फिग्रेशन होता है, और Mn+2 का क्या होता है, 3D5 कन्फिग्रेशन होता है। Fe+2 का क्या होता है, D6 कन्फिग्रेशन होता है, और Mn+2 का क्या होता है, 3D5 कन्फिग्रेशन होता है। इसी वजह से क्या होता है, आयनेशन एंथैल्पी Fe+2 का कम होता है। एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Fe+2 क्या कर देगा, Fe+3 स्टेट में चला जाएगा और D5 कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा। ठीक है, D5 कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा आसानी से। तो इस तरीके से आयनेशन एंथैल्पी Fe+2 की कम होती है देन Mn+2।
In another word, we can say that third ionization enthalpy of Fe is lower than that of manganese. थर्ड आयनेशन एंथैल्पी Fe की क्या होती है, कम होती है. आप इतना मतलब कॉम्प्लिकेट सा हो जाता है ये सब चीज़ें पढ़ने में. आप सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें. अगर D5 कन्फिग्रेशन आ रहा है, वो चाहे वो क्रोमियम हो, चाहे वो मैग्नीज हो, चाहे Fe हो, तो उनका जो आयनाइजेशन होगा एक दूसरे कंपैरिजन में, वो आप देख सकते हैं. ठीक है, D5 कन्फिग्रेशन अटेन कर देख सकते हैं. लोवेस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेटल की +2 होती है टू फॉर्म M+2 आयन फ्रॉम द गैशियस एटम. सम जो होता है फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एंथैल्पी का इज़ रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. ठीक है, लोवेस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेटल की +2 होती है. M+2 आयन बनाने के लिए गैशियस एटम से. तो जो फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एंथैल्पी वो तो साथ में आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन तो निकालना पड़ेगा आयन की फॉर्मेशन करने के साथ साथ, आयन फॉर्म करने के लिए. इसी के साथ साथ आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी चाहिए होगी, क्योंकि आपको गैशियस फॉर्म में लेकर आ रहा है एटम को. डोमिनेंट टर्म जो सेकंड आयनेशन एंथैल्पी के लिए होती है, द डोमिनेंट टर्म इज़ द सेकंड आयनेशन एंथैल्पी, जो कि अनयूजुअली हाई वैल्यू होती है. किसके लिए? क्रोमियम और कॉपर के लिए. जहाँ पर M आयन का D5 और D10 कन्फिग्रेशन होता है. क्रोमियम का ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्रोमियम और कॉपर दोनों ही स्टेबल कन्फिग्रेशन अटेन कर लेते हैं. जो जिंक के लिए वैल्यू होती है क्रॉसपॉन्डिंगली लो होती है, क्योंकि आयनाइजेशन क्या करता है, रिमूवल ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन कराता है. ठीक है, वैल्यू ऑफ जिंक की क्या होती है, करॉस्पॉन्डिंगली लो होती है, क्योंकि जब का जिंक का आयनाइजेशन होता है तो वहाँ से क्या होता है, s इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, जिसकी वजह से एक स्टेबल D10 कन्फिग्रेशन बनता है. द वैल्यू ऑफ जिंक इज करॉस्पॉन्डिंगली लो एज द आयनाइजेशन कॉज द रिमूवल ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल D10 कन्फिग्रेशन. यहाँ पर D10 कन्फिग्रेशन तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तब जा करके उसको D10 कन्फिग्रेशन मिलता है. ठीक है, ट्रेंड जो होता है थर्ड आयनेशन एंथैल्पी वो कॉम्प्लिकेट होता है by the 4s orbital and show greater difficulty of removing an electron from the D5 Mn+2 and D10 DZn+2. ऑब्वियसली जो थर्ड आयनेशन एंथैल्पी है वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है, और किसके केस में, Mn+2 और Zn+2 के केस में, क्योंकि यहाँ से एक D5 और D10 से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कहाँ से, D5 और D10 से इलेक्ट्रॉन निकालना. इन जनरल थर्ड आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होती है. ऑल्सो हाई वैल्यू थर्ड आयनेशन एंथैल्पी की कॉपर, निकल, जिंक इंडिकेट करती है कि क्यों इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 फॉर दीज एलिमेंट. अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट की. तो एक नोटेबल फीचर ट्रांजिशन एलिमेंट का ये होता है कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये बहुत ज़्यादा वैरायटी की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. जैसे स्कैंडियम सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, वहीं पर टाइटेनियम 4. वहीं पर हम मैग्नीज की बात करें तो ये टोटल 3+3 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. ठीक है, +2 +3 +4 +5 +6 +7. तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत वैरायटी के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. इज़ द ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. एलिमेंट जो ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो मिडिल में होता है. जैसे मैग्नीज की मैंने बात करी, मैग्नीज की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेकर +7 तक हमें देखने को मिलती है. लेसर नंबर जो ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं वो एक्सट्रीम पर प्रेजेंट होते हैं. लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सट्रीम एंड पर प्रेजेंट होती हैं. ये क्यों होती है, या तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर, जो स्कैंडियम के अंदर, टाइटेनियम के अंदर सिर्फ स्कैंडियम के अंदर D के अंदर 1 होता है, टाइटेनियम के अंदर 2 होते हैं. और या फिर ऐसा है कि उनके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं जहाँ से वो शेयर कर सकते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं अपने अंदर. तो ये हुई कि कुछ ही इलेक्ट्रॉन है जिनसे शेयरिंग की जा सकती है. इस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट कम है. या फिर कुछ ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ऑर्बिटल बचते नहीं है जिनके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाए. इसी तरीके से स्कैंडियम सेकंड जो है वर्चुअली अननोन है. स्कैंडियम सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं प्रेजेंट होती है. स्कैंडियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकता. स्कैंडियम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. जितने भी उसके पास इलेक्ट्रॉन है वो देकर वो एक नोबल केस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है स्कैंडियम. ठीक है,
10 इस तरीके से अर्ली जो सीरीज़ है स्कैंडियम सेकंड वो वर्चुअली अननोन है। टाइटेनियम फोर्थ मोर स्टेबल है देन टाइटेनियम थर्ड एंड सेकंड। एट द अदर एंड ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इज +2, no d electron are involved. Maximum oxidation state reasonably stability corresponds in value to the sum of s and d electron up to manganese. Maximum oxidation state of reasonable stability corresponds in value to the sum of s and d electron up to the manganese. अगर हम बात करें मैग्नीज़ की तो मैग्नीज़ के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रही है, वो भी एस एंड डी इलेक्ट्रॉन के सम के रिमूवल की वजह से, ठीक है। टाइटेनियम O2, वेनेडियम O2 आयन, CrO4 2 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव, फॉलोड बाय रदर एब्रप्ट डिक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ फायर। तो इन वाले कंपाउंड्स में टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, इन सब में क्या हो रहा है, जो स्टेबिलिटी आ रही है वो एस और डी इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने के बाद आ रही है, ठीक है। followed by a rather abrupt decrease in stability of higher oxidation state. यहाँ पर हमने देखा टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 6 और मैग्नीज 7, ये सब क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। वहीं पर Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, यहाँ पर ये देख रहे हैं Fe सिर्फ सेकंड और थर्ड, और कोबाल्ट सेकंड थर्ड, निकल सेकंड, कॉपर 1 और सेकंड, जिंक सेकंड। तो यहाँ पे एब्रप्टली डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है इन एलिमेंट्स के अंदर, Fe, कोबाल्ट, निकल के अंदर क्या हो जाती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इनकी स्टेबिलिटी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जो वेरिएबिलिटी है ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांजिशन एलिमेंट की, जो कैसे अराइज हो रहे हैं, तो इनकम्प्लीटली फिलिंग डी ऑर्बिटल की वजह से, इस तरीके से कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर करती है एक दूसरे से बाय यूनिटी, मतलब एक का डिफरेंस आता है ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, जैसे वेनेडियम सेकंड, वेनेडियम थर्ड, वेनेडियम फोर्थ, वेनेडियम फिफ्थ। ये कंट्रास्ट है किसके कंपैरिजन में, जब हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, जहाँ पर हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट का एक दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन देखते हैं वो होता है +2 का, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट है यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है यूनिटी का, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन का। तो ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट लाइक पी ब्लॉक में हमने देखा था इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वेरिएशन आ रहा था वो बाय यूनिट ऑफ 2 आ रहा था, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फीचर in the variability of oxidation state of D block is noticed among the group 4 group through 10, although P block the lower एक interesting feature in the variability of oxidation state of D block element is noticed among the group 4 through 10, although P block the lower oxidation state are favored by heavier member due to inert pair effect. inert pair effect की होने की वजह से P lower oxidation state फेवर्ड की जा रही थी heavier member में। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो Pb है, Pb+4 में स्टेबल नहीं होता है, बल्कि Pb+2 में होता है। तो वहाँ पर क्या होती है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपैरिजन में या फिर पी ब्लॉक के एलिमेंट में जो हैवियर एलिमेंट है, Pb क्या होता है, हैवियर एलिमेंट होता है पी ब्लॉक का, तो वो क्या होता है, Pb लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, ना कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये एक कंट्रास्ट देखने को मिलता है हमें। इसका कंपैरिजन जब हम डी ब्लॉक के कंपैरिजन में करते हैं तो हमें यहाँ पे एक कंट्रास्ट देखने को मिलता है, मतलब जस्ट अपोजिट देखते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट ट्रू है डी ब्लॉक के ग्रुप के अंदर, जहाँ पर ग्रुप 6 की अगर हम बात करें तो मॉलिब्डेनम 6 और W6 एंड फाउंड टू बी molybdenum and are found to be more stable than chromium 6। तो molybdenum और W stands for tungsten और यहाँ पर अपोजिट ट्रू है ग्रुप डी ब्लॉक के, जहाँ पर हम ग्रुप 6 में मॉलिब्डेनम 6 और टंगस्टन 6 में देखते हैं कि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, ज़्यादा स्टेबल है देन क्रोमियम 6। सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहूँगी कि जो डी ब्लॉक है उनके अंदर जो हैवियर एलिमेंट होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन लोअर। तो मॉलिब्डेनम जो कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जो टंगस्टन है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में, क्रोमियम के, जो कि लाइटर एलिमेंट है, मतलब जो ऊपर वाली सीरीज़ वाले एलिमेंट है। दस इस तरीके से क्रोमियम 6 जो होता है डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को
ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसको +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फेवरेबल नहीं है उसके लिए, इसी वजह से वो अपने आप को रिड्यूस कर कर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा। जहाँ वहीं पर हम मॉलिब्डेनम और टंगस्टन की बात करें तो वह नहीं करते इस तरीके का। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फाउंड पाई जाती है ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जहाँ पर कंपाउंड के अंदर जहाँ पर कंपाउंड्स के अंदर ऐसे लिगेंड प्रेजेंट होते हैं जो पाई एक्सेप्टर होते हैं, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्डिंग, साथ साथ जो सिग्मा बॉन्डिंग भी करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें NiCO4 में कार्बोनिल क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो यहाँ पर निकल की क्या होगी, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, Fe की क्या होती है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पाए जाते हैं जहाँ पर लिगेंड पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर होता है, जिनके अंदर लिगेंड केपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर और साथ साथ सिग्मा बॉन्डिंग के भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।